प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को दिल्ली में रीडेवलप किए गए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कर सकते हैं और इस कन्वेंशन सेंटर में 9 से 10 सितंबर तक 18वीं G20 बैठक होगी। 123 एकड़ में फैला ये कॉम्प्लेक्स देश का सबसे बड़ा MICE सेंटर है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है और ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है, जहां सिर्फ 5,500 लोग बैठ पाते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में 3,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है, जो 3 PVR थिएटरों के बराबर है। तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये। तो 26 जुलाई को दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कर सकते हैं प्रधानमंत्री। ज्यादा जानकारी इस बारे में पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता देंगे। पीयूष, प्रधानमंत्री 26 जुलाई को दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। G20 समिट के लिए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। प्रगति मैदान के करीब 123 एकड़ में ये कैंपस बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को इस परिसर का उद्घाटन करेंगे और यहाँ सितंबर में G20 नेताओं की बैठक होगी। बताया जा रहा है ये कॉम्प्लेक्स भारत की सबसे बड़ी MICI के तौर पर उभरा है, यानी कि मीटिंग इंसेंटिव और कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के लिए तौर पर उभरा है। इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो पूरी तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचेंगे, उनकी बैठक इस नए कन्वेंशन सेंटर में होगी। इस कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो करीब 7,000 से अधिक लोगों के बैठने की इसमें क्षमता होगी। इसके साथ ही चूंकि तुलना की जाती है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओपेरा हाउस से, तो ओपेरा हाउस में अभी तक फिलहाल 5500 लोगों के ही बैठने की क्षमता है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये जो आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से इसको बनाया गया है। इसके साथ ही हम बात करें तो पूरी तरीके से इसे डिजिटल बनाया गया है और इसमें 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फी थिएटर भी है। तो निश्चित रूप से आईटीपीओ की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और 26 जुलाई का वो दिन होगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं या यूं कहेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी इस दौरान कहीं ना कहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन करेंगे। और ट्विटर से चिड़िया को उड़ाने की तैयारी में एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदलने का किया ऐलान। एलन मस्क ने ट्वीट करके दी जानकारी, हम बहुत जल्द ट्विटर पे पक्षियों को अलविदा कह देंगे। तो एलन मस्क ने इस बात की जानकारी दी। एलन मस्क ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा और फतेहाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही इसके बाद सिरसा एयरफोर्स स्टेशन पे दोनों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन्हें राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए। मनोहर लाल ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से सिरसा और फतेहाबाद दोनों में स्थिति पे नजर रख रहे हैं। मूल्यांकन पूरा होने के बाद हम सभी को हुए नुकसान की भरपाई करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर शहर के लिए कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। पैर में चोट के कारण वो पहली बार जोधपुर के कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच पाए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा अगस्त महीने में ही महिलाओं को मोबाइल मिलने की घोषणा पूरी हो जाएगी और उन्होंने पहली बार ये जानकारी साझा की कि एक ही शिविर में अलग अलग कंपनियों के मोबाइल महिलाओं को मिलेंगे। महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार मोबाइल सेलेक्ट कर सकेंगी। सरकार ने एक निश्चित राशि तय कर दी है, जो कि मोबाइल खरीदने पर उससे संबंधित मोबाइल कंपनी के खाते में डीबीटी के रूप में पहुंच जाएगी। तो अगस्त महीने में ही महिलाओं को मोबाइल मिल जाएगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो इस कार्यक्रम में जुड़े और अपनी बात को रखा। पीछे
तो आंकड़ा दे रहा हूँ, बीजेपी राज में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोली। हमने 59 प्राइमरी स्कूल खोली है, 10 प्राइमरी को उन्होंने प्रमोट किया। मैंने 163 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया। 217 सीनियर से सीनियर सेकेंडरी बनाई उन्होंने, सिर्फ 217, और मैंने 321 सीनियर से सीनियर सेकेंडरी बनाई, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बनाई। और साथ में 75 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल, ये नया प्रयोग किया हम लोगों ने। और पूरे कहते हैं गर्व है, पूरे राजस्थान के अंदर, गांव के अंदर भी गांव वालों ने इसको वेलकम किया है, वेलकम किया है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वक्त बदल गया है, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, ये काम आएगी। तो मुझे खुशी है कि आज करीब 3 लाख बच्चे से ज्यादा हो गए हैं स्टूडेंट्स, और लॉटरी खोलनी पड़ रही स्कूलों के अंदर, इंग्लिश स्कूलों के अंदर। यानी 75 नई अंग्रेजी स्कूल खुली है। जो मांगेगा मुझसे और कहीं पर, मैं वहां पहले तत्परता देने का फैसला करूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और तो और नया विद्यालय बनाएगा, ये भी हमने घोषणा की बजट के अंदर। कॉलेज की बात करें तो आपको खुशी होगी जान करके 75 साल के अंदर राजस्थान में कॉलेज बनी है 250। मैंने आंकड़ा दे रहा हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर संभाग के युवाओं से बातचीत की और रायपुर के इंडोर स्टेडियम में रायपुर संभाग के युवा शामिल हुए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में युवाओं का खासा उत्साह देखने को मिला। पूरा स्टेडियम युवाओं से भरा था। जैसे ही सीएम की एंट्री हुई तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पे सीएम ने युवाओं से सवाल जवाब किया, साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें दंत चिकित्सकों को 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में किया जाएगा पदस्थ, और स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की नियमित नियुक्ति होगी। छत्तीसगढ़ भाषा के अध्यापक के लिए भर्ती की मांग पर सहमति, और धमतरी के कन्या महाविद्यालय में पीजी कोर्स शुरू करने की घोषणा इसमें शामिल है। रायपुर संभाग के युवा साथियों से जो कॉलेज में है, उनसे उनके विचार भी हम लोग सुने, सवाल भी लिया गया, उसका जवाब भी दिया गया, कुछ मांगे थी उसकी घोषणा भी की गई, और बहुत अच्छा अनुभव रहा युवा लोगों के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तो सपने हैं और उम्मीदें हैं, उसको लेके हमारे नौजवान, ये हमारे नौजवान हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, और इनके सपनों को हम लोगों को वो वातावरण हम लोग दें ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। कुल चुनाव में क्लीन स्वीप की उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने फिर से बैठक ली है, सजा मिलनी चाहिए। सर अमित शाह जी फिर से अनशन कब बढ़ रहे हैं? ये अमित शाह जी फिर आज फिर बैठकें ली हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरा चुनावी दौर संभालेंगे बीजेपी का। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति का गठन हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गठित की कमेटी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले 22 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। दीपक वैज की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है, और सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव इस लिस्ट में शामिल हैं। तो दीपक वैज की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई, और सीएम भूपेश बघेल, चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव इस लिस्ट में शामिल है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार जिस तरीके से चल रही है वो एक तानाशाही जैसी सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में कैबिनेट विस्तार होने के बाद सरकार गिर जाएगी। वहीं उन्होंने आगे पशुपति पारस पर कहा कि अब हम लोग एनडीए गठबंधन का दोनों पार्टी हिस्सा हैं, हम लोग मिलजुल कर बात कर लेंगे, उसके बाद आगे की राय ली जाएगी। बहुत ऐसे ज्वलंत विषय है जिसको प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भाई।
किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय में भाई पुलिस कार्रवाई करेगी, पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया कहाँ है मुख्यमंत्री हमारे? पूर्णिया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन कस्बा विधानसभा क्षेत्र 58 के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च करने निकले और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने जनता को संबोधित किया और कहा, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हम लोग एकजुट होकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वैशाली में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव है और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए डीएम यशपाल मीणा और एसपी रवि रंजन कुमार शहर से लेके गांव तक एरिया डैमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं मुहर्रम को लेकर अमन चैन से मनाने की अपील की। डीएम ने कहा, माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सिवान पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सिवान शहर के अलग अलग जगहों पर उन्हें लड्डू और फलों से तौला गया। सम्राट चौधरी का रथ जहां जहां से गुजरा वहां उनके समर्थकों द्वारा जोरदार उनका स्वागत किया गया। शहर के टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में भी वो शामिल होने के लिए पहुंचे। अगली खबर का रुख करते हैं। 20 जुलाई को रायगढ़ जिले के गांव में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अधिकारियों ने कहा कि खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। वहीं एनडीआरएफ के एक अधिकारी के मुताबिक दोबारा शुरू हुए खोज और बचाव अभियान के बाद अब तक कोई शव बरामद नहीं हुआ और मलबे में फंसे 6 और शवों को बरामद किया गया है। मृतकों की संख्या 27 तक पहुंच गई है। अब भी 81 लोग जिनके लापता होने की आशंका है। मुंबई में आवाज के जादूगर मुकेश की 100वीं सालगिरह थी। इस खास मौके पर दुनिया भर में मौजूद मुकेश के चाहने वालों ने उन्हें याद किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुरों के बादशाह मुकेश जी को नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के माध्यम से मुकेश जी को मेलोडी उस्ताद बताते हुए उनकी दिल छू जाने वाली प्रस्तुति को याद किया। पीएम ने ट्वीट किया और उसमें कई बातों का जिक्र किया कि मेलोडी के उस्ताद मुकेश की 100वीं सालगिरह पर याद करता हूं। उनके सदाबहार गाने भावनाओं को बड़े स्तर पर उभारते हैं। उन्होंने भारतीय संगीत पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस शिवराज सरकार पर लगातार हमलावर हो गई है। कांग्रेस बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 18 साल का हिसाब मांग रही है। इस मुद्दे पर अब सीएम शिवराज ने चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस को जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने खूब विकास किया है। उन्होंने सड़क का उदाहरण देते हुए कहा कि 18 साल पहले सड़क में गड्ढे थे, गड्ढों में सड़क हुआ करती थी, ये बताना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि हमने 18 साल में 4,11,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सिवान पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सिवान शहर के अलग अलग जगहों पर उन्हें लड्डू और फलों से तोला गया। सम्राट चौधरी का रथ जहां भी गया वहां पे उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने शहर के टाउन हॉल में आयोजित सम्मान समारोह को कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। आज सिवान में अपार भीड़ और अपार जनसभा की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और जिस तरह का जनमत दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी को एक दिन भी बिहार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्पष्ट जनमत दिख रहा है और सिवान में जिस तरह अपार समूह के साथ आज जन भावना को देखने को मौका मिला, इससे स्पष्ट झलक रहा है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी 40 की 40 सीट जीतने का काम।
और दिल्ली में तेजी से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना नदी में फिर उफान का अलर्ट है। दोपहर 3 बजे 206.26 मीटर दर्ज हुआ यहां पे पानी, यानी यमुना एक बार फिर यहां पे जलस्तर जो है इसका बढ़ रहा है। और इसके जलस्तर बढ़ने से जाहिर है परेशानियां भी लोगों की बढ़ेंगी, खासकर वो इलाके जो यमुना के आसपास है, चूंकि पानी जो है वो बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसका असर अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे पहले हिंडन, गाजियाबाद की हिंडन नदी जो है वो भी वहां पे भी जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और वो भी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। अब एक बार फिर यमुना में जल स्तर बढ़ने से टेंशन बढ़ गई है। तो दिल्ली में तेजी से यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। दोपहर 3 बजे तक 206.26 मीटर पानी को मापा गया, खतरे के निशान के बिल्कुल करीब। और ये बढ़ता हुआ जल स्तर जो है वो परेशानियों को भी बढ़ा रहा है। एक तरफ हिंडन नदी, गाजियाबाद का ये इलाका, उसके कई क्षेत्र, डूब क्षेत्र जो है वो प्रभावित, और दूसरी तरफ यमुना एक बार फिर उफान पर है। यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ रहा है, जो चिंता बढ़ा रहा है। इससे पहले भी जब यमुना का जल स्तर बढ़ा था तो कई पूरे दिल्ली में पानी था, नोएडा के कई इलाकों में पानी आ गया था और कई क्षेत्र जो हैं इसके चलते प्रभावित हुए थे, लोग प्रभावित हुए थे बड़ी संख्या में। लखनऊ से खबर है, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज का संवाद कार्यक्रम है और यूसीसी को लेकर पसमानदा मुस्लिमों का संवाद कार्यक्रम है और मुस्लिमों की कई जातियां इसमें मौजूद रही। यूसीसी पर चर्चा हुई और मंत्री दानिश आजाद ने कार्यक्रम में शिरकत की। सहकारिता भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।